हेलो दोस्तों, आपका इस आईएएस सर्वोदय में स्वागत है। मैं नीतीश कुमार। आज हम आपको जो भी आज के जो बहुत सारे अच्छे आर्टिकल्स हैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा, जो आगामी आपको जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें काम आएंगे। आपको इंपॉर्टेंट है, उसके लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे 17वीं बीपीएससी होगी आपका, अभी हाल ही में जो 69 बीपीएससी आपने दिया होगा, आपने देखा होगा कि जो बहुत सारे कुछ क्वेश्चन जो करंट अफेयर्स के लगभग देखा जाए तो 29 से 30 क्वेश्चन आए हैं, जिसमें से 2 से 3 को या कुछ क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए तो बाकी क्वेश्चन आपको न्यूज़ पेपर से ही थे। बाकी बाकी जो है, अगर बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि मैगजीन्स पढ़ते हैं, लेकिन मैगजीन से बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं थे। आपको सीधे डायरेक्ट आपका जो है सो न्यूज़ पेपर से जो है, इसलिए आपको न्यूज़ पेपर आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा आगे। इसलिए आप इस जो भी आर्टिकल्स हम लोग डिस्कस करेंगे उसको आप जो है सो नोट्स कर लेंगे, ठीक है। उस पर ध्यान देंगे कौन सा न्यूज़ चर्चा में चल रही है, ताकि उसको नोट्स बनाने की ज़रूरत है। इससे आगे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए, और आगामी हम लोगों से ये भी कहना चाहेंगे कि जो भी हमारे आगे सेशन होने वाले हैं तो उसके लेके आपको शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें आगे मोटिवेशन भी प्राप्त हो। आगामी एनसीईआरटी का जो सेशन आ रहा है उसको भी आप लोग जरूर जरूर देखा करें और उसको शेयर करिए, ताकि आगामी जो एग्ज़ाम है हमारा 6 to 8 या 8 to 10 या और 9 10 जो भी है, 11 12 जो भी है, उसके लिए जो भी सेशन आ रही है उसके लिए आप उसको जितना हो सके आप उसको शेयर करने का जरूर प्रयास करें, ठीक है। चलिए, मैं आज का जो सेशन है मैं उस पर स्टार्ट करता हूँ। चलिए, आज का सेशन अगर बात करें, जो पहला टॉपिक से हमारा जो है, पंधेर वो कोली की फांसी की सज़ा रद्द हो गया। मतलब यहाँ जो है इसको समझना ज़रूरी है कि हुआ क्या था इसमें। समझना ज़रूरी है कि इसमें हुआ क्या था, ठीक है। तो ये क्या है कि नोएडा में निठारी गांव के 17 वर्ष पुराने जगदीश जगन्ना कांड ने पूरे देश को हिला कर रख दिया था। उसे उसके विक्टिम मोनिंदर सिंह पंधेर और सुरेंद्र कोहली को सजा दिलाने में अभियोजन नाकामयाब रहा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को दोनों को निर्दोष करार देते हुए सीबीआई कोर्ट गाजियाबाद द्वारा सुनाई गई फांसी को सजा को रद्द कर दिया गया है, ठीक है। दोनों को क्या कर दिया गया, जो सुनाई गई जो फांसी थी उसको रद्द कर दिया गया। ये 28 मई 2010 को हाईकोर्ट में फांसी की सजा को दी गई थी चुनौती। 6 जनवरी 2015 को हाईकोर्ट में पहली बार सुनवाई हुई। 12 मामलों में सुरेंद्र कोहली को सुनवाई हुई थी। 16 अक्टूबर 2023 को सुनाया गया निर्णय, मतलब 16 अक्टूबर को जो ये निर्णय सुनाया गया। अब हुआ क्या इसमें देखा जाए तो क्या इन बिंदुओं पर अभियोजन विफल, मतलब कंकाल बरामदगी में निर्धारित कानूनी प्रक्रिया नहीं अपनाई गई। गिरफ्तारी बरामदगी व इकबालिया बयान में महत्वपूर्ण बिंदु गायब रहा। अभियुक्त को मेडिकल जांच नहीं कराई गई। 60 दिन तक पुलिस की सुरक्षा में रखने का कोई जवाब नहीं है। और ये जो है आप जान रहे हैं, ये पुराना मामला चल रहा है। आबकारी घोटाले में आपको भी आरोपित कर पाने का गिरफ्तार, इसमें जो है 2-3 नेताओं को इन्होंने गिरफ्तार कर चुके हैं ईडी, उसके ये मामला चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट से महिला को 26 सप्ताह का गर्भ गिराने की नहीं मिली इजाज़त। तो सुप्रीम कोर्ट जो है उसके बारे में ये है, महिला के लेके कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में 26 सप्ताह की जो गर्भवती विवाहिता को गर्भपात की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। कहा, एम्स के मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक गर्भस्थ भ्रूण में कोई विकृति या असामान्यता नहीं है, वह ठीक है, और ऐसे में कोर्ट कानून से परे नहीं जा सकता। 24 सप्ताह के बाद गर्भपात की इजाज़त तभी दे सकती है जबकि भ्रूण में विसंगति हो या गर्भवती महिला की जान से खतरा हो। महिला का प्रसव तय समय में एम्स में होगा। अगर माता पिता और अगर बच्चा गोद लेना चाहेंगे तो उसमें सरकार मदद करेगी। इस तरह की ये चीज़ें डिसीजन निकल के आया आपका। इसराइल और हमास के बीच नहीं हुआ कोई संघर्ष विराम, मतलब इसराइल की ज़बरदस्त नाकेबंदी से घिरी बाजा पट्टी में विदेशी पासपोर्ट धारकों को निकालने और वहां मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए संघर्ष विराम की कूटनीतिक कोशिशें जो थी सोमवार को विफल हो गई। इसराइल और हमास दोनों ने संघर्ष विराम से इनकार कर दिया। इसराइल ने गाजा पर बमबारी बढ़ा दिया है और जमीनी कार्रवाई की तैयारी तेज कर दी। इसराइली वायुसेना कि युद्धक हेलीकॉप्टरों में थल सेना के वरिष्ठ कमांडरों को गाजा के हवाई दौरा कराया जा रहा है। देखिए, ये इजराइल और हमास वाला ये मामला, फिलिस्तीन वाला जो ये चल रहा है मुद्दा, इसको लेकर अगर बात करें, जो आगामी हमारे अभी जो 69 का बीपीएससी को पीटी हुए हैं, इसके मेंस को लेकर ये क्वेश्चन आउट है आपका। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसके लेकर आप तैयार कर लें टॉपिक को। और इसके बेसिक्स भी जानकारी हमें रखना है कि हमें इसराइल से पहले क्या क्या संबंध है, क्या क्या हम लोग व्यापार चलता है, कैसे पहले से कैसे बेसिक संबंध रहा है और अभी क्या चल रहा है। इससे भारत को क्या लाभ हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है, इसमें भारत का क्या स्टैंड होगा। तो इसके लेके क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको आप तैयार कर लेंगे जो भी आगामी जो 69 का मेंस देंगे। कुछ क्वेश्चंस होते हैं मेंस के, जो आपको क्वेश्चन क्या कहते हैं, वो क्या होते हैं, तो आपको पता रहता है ये जो टॉपिक चल रहे होते हैं उस पर जो है सो क्वेश्चन तैयार करने की ज़रूरत होती है, ठीक है। इसके लिए क्या आपको जो है सो तैयार करना, जो 69 में अगर देखा जाए तो आपको आगे अगर आगामी और भी क्वेश्चंस हैं
कौन है। तो ये चीज़ें हैं, तो इसको आप ज़रूर देख सकते हैं चीज़ें, ये टॉपिक्स जो हैं किसी G20। अगर हम बात करेंगे तो G20 का भी जो सम्मेलन जो है भारत में हमारे हुए हैं, जाकार्ता वाला भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो 69 बीपीएससी जो आगामी मेंस होने वाले हैं उसके लिए कि ये तैयार करना जरूरी है, जो इनको भी मेंस देना है इस पर जरूर तैयार कर लें चाहिए। जो भी आर्टिकल्स आ रहे हैं उसमें कुछ पॉइंट्स निकाल आप उसको नोट करके रखें ताकि आपको मेंस लिखने में आसानी हो। ज़्यादा मतलब टॉपिक्स पर ध्यान रखना जरूरी है, करंट में चल क्या रहा है चीज़ें, इससे क्या क्वेश्चन बन सकता है, इस पर आपको मेंस पे करना जरूरी है, तभी आप मेंस में लिख पाएंगे वहाँ जाके एग्जाम में। आपके पास कंटेंट होना चाहिए, बिना कंटेंट का आप मेंस में नहीं लिखा जा सकता है। मुफ्त चुनावी वादे, कहा जा रहा है कि वादे पर आगे निकलने की पार्टियों में हो मची हुई है। जैसे कि अभी आगामी अगर याद होगा कि जस्ट हाल ही में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का जो डेट घोषित हो चुका है, इसको लिए कहा जा रहा है कि भी चुनावी रैलियों से लेकर मुफ्त वादे होने की जो होड़ मच गई है, तो मुफ्त वादे कराने के लिए, जो आगे चुनाव है, इसलिए पार्टियां सरकारी खजाने की परवाह किए बिना व्यावहारिक वादे करने से भी गुरेज नहीं कर रही है। तेलंगाना के एक सत्ताधारी पार्टी भारत राष्ट्र समिति BRS का है, उसका चुनाव घोषणा पत्र इसका ताज़ा उदाहरण है। 400 रुपये में गैस सिलेंडर महिलाओं, बुजुर्गों और युवाओं को हर महीने नगद राशि देकर राज्य के सभी नागरिकों को 5 लाख की मुफ्त बीमा जैसी घोषणाएं कर इसने रेवाड़ियों के हॉल में नई हलचल पैदा कर, मतलब इस तरह कभी जो चुनाव होंगे इसके लेकर जो है सो अपने अपने जो राज्य है, 5 राज्य में जो चुनाव है विधानसभा में, उसमें अपना रेवड़ियों की होड़ बन गई। इसके लेकर ये कहा जा रहा है कोई जैसे 5 राज्य में किसी ने कुछ घोषणा कर दिया, किसी गवर्नमेंट ने कुछ घोषणा कर दिया, ये चुनावी वादे हैं, इसके लेकर ये आर्टिकल से है। आगे चले हम, तो देखिए ये जो है आपका ये समलैंगिक शादी की मान्यता पर कोर्ट का फैसला आज आने वाला है। इसके लिए कि ये आर्टिकल आगे हम पढ़ेंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे आगे है इसके बारे में जिक्र, तो उसके लिए कभी आप देखिए ये आपका IR का न्यूज़ है कि बाइडन ने गाजा पर कब्जे को लेकर इजरायल को चेताया, कहा ऐसा करना बड़ी गलती होगी। मतलब कहा जा रहा है क्या कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडन ने गाजा पर कब्जे को लेकर इजरायल को चेतावनी दिया है। उन्होंने कहा कि मेरे हिसाब से ऐसा करना इजरायल की बड़ी गलती होगी, क्योंकि आतंकी संगठन हमास पूरे फिलिस्तीन का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। क्योंकि आतंकी संगठन जो मतलब ये हमास है क्या, अगर समझेंगे तो कोई कहेगा हमास हमारा देश का नाम है या कोई है, लेकिन नहीं, हमास जो है क्योंकि आतंकी संगठन का नाम है, आतंकी संगठन हमास पूरे फिलिस्तीन का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। इसराइल के लिए गाजा पर फिर से कब्जा करना ठीक नहीं होगा। इस बीच बाइडन आने वाले दिनों में इजराइल की यात्रा पर विचार कर रहे हैं, लेकिन कार्यक्रम तय भी नहीं हुआ है, इस बात को ध्यान देना है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक साक्षात्कार इंटरव्यू में कहा है कि हमास एक बड़ा संगठन है, हमास क्या एक बड़ा संगठन है, लेकिन उसकी सजा सभी नागरिकों को नहीं दी जा सकती है। कहा हमास को ख़त्म करना होगा, हमास को ख़त्म करना होगा। हालांकि उन्होंने इस बात पर जोर भी दिया कि दो राज्य समाधान मार्ग की आवश्यकता है, दो राज्य समाधान मार्ग की आवश्यकता है। ये पूछे उनका विश्वास है इजराइल इसका समर्थन करेगा, उन्होंने कहा अभी नहीं। बाइडन ने कहा उन्हें लगता है कि इजराइल समझता है कि फ़लस्तीनी लोगों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हमास और हिजबुल्लाह के विचारों को साझा नहीं करता है। उन्होंने हमास को ईरान के समर्थन की बात पर कहा कि इसके कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है, ठीक है, इस बात को समझेंगे चाहिए। देखिए और भी है ये टॉपिक कि गाजा तक मानवीय मदद पहुँचाने की अनुमति दे इजराइल। अब यूनियन का कहना है कि इजराइल दे, मतलब इजराइल का कहना कैसे, संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने हमास से सभी बंधकों को बिना किसी शर्त के स्वतंत्र रिहा करने की अपील किया है। इजराइल से गाजा पट्टी में नागरिकों तक तुरंत व निर्बाध मानवीय मदद पहुंचाने की अनुमति देने का आग्रह किया गया है। हमास शासित गाजा पट्टी में 23 लाख लोग रहते हैं। हमास जो शासित जो गाजा पट्टी जगह है वहाँ पे 23 लाख लोग रहते हैं, जहाँ पूरी तरह घेराबंदी कर दी गई। फ़लस्तीन के चरमपंथी समूह हमास के साथ जारी युद्ध के चलते इजराइल ने गाजा पट्टी में भोजन, पानी और ईंधन की आपूर्ति बंद कर दिया है। इजराइल के रक्षा मंत्री हैं योव गैलेंट ने सोमवार को कहा कि क्षेत्र की पूर्ण रूप से घेराबंदी की जाएगी। जो क्षेत्र है उसको पूर्ण चारों तरफ से उसको घेराबंदी कर दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें हैं। मिस्र के विदेश मंत्री बोलते गाजा में फ़लस्तीनी लोगों की स्थिति खतरनाक हो गई। मिस्र का भी क्या कहना है, मिस्र का कहना है कि उसकी तरफ से क्रॉसिंग खुली हुई, लेकिन गाजा की ओर से जलाई एली बमबारी की वजह से वह निष्क्रिय हो गई। इजराइल सहयोग नहीं कर रहा है, इजराइल जो सहयोग नहीं कर रहा है। मिस्र के जो विदेश मंत्री हैं रमेश नौकरी का कहना है गाजा में फ़लस्तीनी लोगों की स्थिति खतरनाक हो गई है। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि लगभग 10 लाख लोग विस्थापित हो गए हैं, जो गाजा की कुल आबादी का लगभग आधा है। लगभग 23 लाख आबादी उसका लगभग आधा है। लोग खारा पानी पी रहे हैं, जिससे बीमारी फैलने का खतरा बढ़ गया है। और संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रेसिडेंट डेनिस फ्रांसिस ने बंधकों को रिहा करने और गाजा के नागरिकों तक मानवीय सहायता पहुंचाने का आह्वान किया गया है। तो
चलिए हम लोग ये टॉपिक क्लियर कर लेंगे। ये जो चल रही है, चीन और रूस का पश्चिम एशिया में युद्ध विराम का आह्वान। मतलब चीन ने के जो विदेश मंत्री हैं के बारे में कहा जा रहा है, वांग ने सोमवार को इजरायल हमास हिजबुल्लाह के बीच चल रहे युद्ध को तत्काल रोके जाने का आह्वान किया। कहा कि इससे अनावश्यक खून खराबा हो रहा है और मानवीय आपदा की स्थिति बन रही है। वांग ने आह्वान अपने रूसी समकक्ष सर्गेई लाव्रोव से वार्ता के बाद किया। इससे पहले रूस पश्चिम एशिया में अविलंब संघर्ष विराम की आवश्यकता जता चुका है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने के बीजिंग दौरे से पहले विदेश मंत्री लाव्रोव चीन आए हुए हैं और इसी दौरान उनका चीनी समकक्ष पश्चिम एशिया की स्थिति पर वार्ता हुआ है दोनों के बीच में। देखिए, यही चीज़ें बहुत ज़रूरी है आपको कि कहा जा रहा है कि मलेरिया से निपटने के लिए हुई नई दवा की खोज के ये साइंस टेक का नया क्वेश्चन तैयार होगा। ये क्योंकि आजकल बीपीएससी जो आगामी एग्जाम आप दो दिया होगा, अभी जो हुआ था CT9 का बीपीएससी, कोई आपको जो क्वेश्चन आ रहे हैं साइंस में, वो साइंस टेक वो करंट से भी रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। इसको भी ध्यान देने की ज़रूरत है। अब वो पुराने में जैसे बेसिक क्वेश्चन साइंस के कम पूछे जा रहे हैं, इसलिए आपको साइंस में थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत है। आगामी जो 70वीं एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए 70वीं एग्जाम फिर अगले जुलाई अगस्त सितंबर में होंगे। भारत की 2/3 आबादी, अब बात करें, कहा जा रहा है कि भारत की 2/3 आबादी जो है वयस्क आबादी का एक दंत एपिकल पेरियोडोंटाइटिस से ग्रस्त हो चुका है। मतलब लोग दांतों की शरण के बारे में जानते हैं, लेकिन हम कम ही लोग जानते हैं कि दांत की शरण कुछ महीनों में खराब हो जाती है। दुनिया भर में आधी वयस्क आबादी को कम से कम एक दांत पे एपिकल पेरियोडोंटाइटिस से ग्रस्त है। वहीं भारत का 2/3 वयस्क आबादी जो है इससे पीड़ित है। ठीक है, इस चीज़ को देखेंगे चाहिए। चलते हैं आगे। भारत और ब्रिटेन के बीच एफडीए के असर बढ़ गया है। भारत और ब्रिटेन के बीच क्या हो गया है, तो एफडीए की जो वार्ता वो बढ़ गई है। मतलब वैश्विक कूटनीति में भारी अनिश्चितता के बीच भारत और ब्रिटेन अपने द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूत करने में जुटे हुए। एक तरफ दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते एफटीए को लेकर सहमति तकरीबन बन चुकी है। दूसरी तरफ सोमवार को भारत और ब्रिटेन के बीच रणनीतिक रिश्तों को मजबूत करने के लिए स्थापित 2+2 वार्ता संपन्न हुआ है। इसलिए दोनों तरफ से विदेश और रक्षा मंत्रालयों के बीच सचिव स्तर के अधिकारियों को हिस्सा लिया। अधिकारी जो है सचिव स्तर के, उन्होंने हिस्सा लिया है। इस बैठक में इस महीने के अंत में दोनों देशों के रक्षा और विदेश मंत्री की अगुवाई में होने वाले 2+2 वार्ता की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। इसी महीने के अंत में ब्रिटेन के जो पीएम ऋषि सुनक के भारत आने की संभावना है। माना जा रहा है कि नई दिल्ली में सुनक और पीएम मोदी दोनों के बीच मुक्त व्यापार समझौते एफटीए की घोषणा करेंगे। सोमवार को हुई 2+2 वार्ता के दौरान व्यापार और निवेश, रक्षा, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी, नागरिक उड्डयन, स्वास्थ्य और ऊर्जा जैसे कई क्षेत्रों को बढ़ावा देने में चर्चा हुआ है। भारत 2+2 वार्ता के ढांचे में बहुत ही सीमित देशों के साथ विमर्श करता है। इसी में अब देखिए, इसमें भी याद रखना जरूरी है, अमेरिका, जापान, रूस और ऑस्ट्रेलिया में शामिल है। सबके साथ 2+2 वार्ता हो चुकी है। तो आगामी जो नेक्स्ट है कि अरिंदम कौन है, तो अरिंदम बागची संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि। अब जो है अरिंदम बागची होंगे, मतलब विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची को जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन में सोमवार को भारत का अस्थायी प्रतिनिधि चुना गया। वह भारतीय सेवा IFS बैच के 1995 बैच का अधिकारी, उन्होंने मार्च 2020 में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के रूप में पदभार संभाला था। भारत की कोविड-19, भारत की G20 अध्यक्षता सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों और घटनाओं को अच्छे से संभाला है। वह जिनेवा में इंद्रमणि पांडे का स्थान लेंगे। वो जिनेवा में मणि पांडे का जमा लेंगे। और यहाँ पे एक और न्यूज़ है आपका कि समलैंगिकता शादी को कानूनी मान्यता देने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाए। पर इसके बारे में बात करें कि सुप्रीम कोर्ट के 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ समलैंगिक शादी को कानूनी मान्यता की मांग पर मंगलवार को फैसला सुनाएगा। आज जो है उसकी फैसला आएगा। इसी जो आया था वो 10 दिनों तक सुनवाई करने के बाद 11 मई को इस मुद्दे पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट के में 20 याचिकाएं हैं, जिनमें समलैंगिक शादी की कानूनी मान्यता दिए जाने की मांग किया गया है। प्रधान न्यायाधीश जो है DY चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन, ठीक है, और आगे संजय किशन कौल, S रविंद्र भट्ट, हेमा कोहली, ये सब हैं। याचिकाओं में विशेष विवाह अधिनियम व अन्य कानूनों को भेदभाव बताते हुए चुनौती दिया गया था। आगे अगर बात करें इसमें, तो जो जानकारी के लिए है हमारे पास, इसमें क्या है, और कहा जाए सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार के स्पेस वकील जो है सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा गया क्या सरकार समलैंगिक कानूनों को कानूनी मान्यता दिए बगैर उन्हें सामाजिक कल्याण का लाभ देने को तैयार है, क्या उन्हें कुछ समझ के अधिकार दिए जा सकते हैं। सोलिसिटर जनरल ने सरकार से निर्देश लेकर कोर्ट को बताया था कि समलैंगिक जोड़ों की व्यवहारिक दिक्कतें दूर करने और उन्हें कुछ लाभ देने के उपायों पर केंद्र सरकार ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दिया है।
मेहता का ये भी कहना था कि इस मामले में एक से ज़्यादा मंत्रालय ने समन्वयता होगी, इसलिए केंद्र सरकार कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित करेगी। आगे बात करें, चुनावी बॉन्ड योजना मामले पर संविधान पीठ करेगी विचार। मतलब कहा जा रहा है जो राजनीतिक दलों की चंदे के लिए चुनावी बॉन्ड योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट के 5 न्यायाधीश की संविधान पीठ सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को चुनावी बॉन्ड की महत्वपूर्ण मुद्दा मानते हुए मामला विचार करने के लिए 5 न्यायाधीशों की पीठ को भेज दिया। हालांकि मामले की सुनवाई तय तिथि 31 अक्टूबर को ही होगी। रेरा के तहत मामले निपटाने में उत्तर प्रदेश सबसे आगे। मतलब रेरा जो है अपने असर को लेकर अपने अक्सर सवालों में रहने वाली रियल एस्टेट की निगरानी नियामक संस्था रेरा ने निपटाए गए मामलों में 1,10,000 को पार कर गया है। रेरा के काम का तारीख अभी ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक 1,12,229 मामले निपटाए जा चुके हैं। इसके मामले में अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश सबसे आगे, सबसे ज़्यादा मामला निपटाए हैं 43,000, हरियाणा 2 नंबर 20,000, महाराष्ट्र 14,000, मध्य प्रदेश 56,000, बिहार 31,000। तो इसलिए कि ये इसमें सबसे ऊपर जो है उत्तर प्रदेश है, उसके बाद फिर आपको ये हरियाणा है, फिर महाराष्ट्र है। आगे चलें तो आगे का जो न्यूज है हमारा आर्टिकल्स होगा, आगे की बात करें हम तो ये चीज़ आपका इसको पढ़ना होगा कि निजी जो संस्थान की मनमानी पर लगाम लिया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा जा रहा है कि कौन सा शिक्षण संस्थान किस पाठ्यक्रम की कितनी फीस रख सकता है, इसका भी एक मानक तैयार करने की बात कही गई है। अधिकतम फीस कितनी हो सकती है, इसका दायरा भी तय होना चाहिए। यह उच्च शिक्षा और स्कूली शिक्षा दोनों के लिए भी होगा। नई नीति में निजी स्कूलों और कॉलेजों में मनमानी फीस पर लगाम लगाने का प्रस्ताव प्रशंसनीय है, क्योंकि निजी स्कूलों द्वारा अत्यधिक फीस वसूली एक राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। इसका समाधान किया जाना जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। इसमें कोई दो राय नहीं है कि शिक्षा के व्यवसायीकरण के कारण शिक्षा का प्रसार तेज हुआ है। शिक्षा में निजी स्कूलों को बढ़ावा देने से ही यदि कुछ लाभ हुए हैं तो नुकसान भी कम नहीं है। शिक्षा में निजीकरण के कारण स्थिति ऐसी हो चुकी है कि इस पर प्रभावी नियमन की आवश्यकता महसूस की जाने लगी, क्योंकि शहरों के निजी स्कूलों में प्राथमिक स्तर की कक्षाओं के बच्चों से भी 1,000 से लेकर 10,000 तक मासिक शुल्क लिया जा रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार कहा जा रहा है कि निजी स्कूल में फीस में लगभग 150% की वृद्धि हुई है। ऐसे में ज़रूरतमंद बच्चे कहाँ से आएंगे? आम आदमी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलवाने के लिए इतने शुल्क को वहन करने में अक्षम नजर आता है। निजी स्कूलों की फीस लगातार बढ़ाने से आम आदमी की कमर टूट रही है और आम नागरिक महंगाई के इस दौर में स्कूलों की फीस, किताबें और यूनिफॉर्म के बहुत सारे दबकर रह गया है। लिहाजा प्राइवेट स्कूलों को अनाप शनाप बोर्ड फीस बढ़ोतरी की अनुमति नहीं दी जा सकती है। तो इसके बारे में ये चीज़ें हैं, इसको आप तैयार कर लेंगे चीज़ें। आगे चलें तो आगे यहाँ तक हम लोग का ये है आपका एक इकोनॉमिक्स टाइम्स का इकोनॉमिक्स क्षेत्र का है, टॉपिक का है। इसमें पढ़ना है कि कहा जा रहा है वैश्विक निश्चितता का विकास बड़ा असंभव। मतलब फिक्की ने भारतीय आर्थिकी में 6.3% को तो कृषि ने 6% की दर से बढ़ने का अनुमान जताया है। ठीक है, 5.5% रहेगी भारत में खुदरा महंगाई दर, 7.2% रही थी 2022-23 में जीडीपी की वृद्धि दर। कहा जा रहा है फिक्की के सर्वे के मुताबिक कच्चे तेल की कीमतों में नई बढ़ोतरी की आशंका हुई पैदा। दोनों संस्थाओं ने अगले वित्त वर्ष के दौरान नीतिगत ब्याज दरों में कमी की बात कही है। महंगाई प्रबंधन के लिए आपूर्ति पर दिया गया जोर। मतलब फिक्की ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि महंगाई प्रबंधन के तहत पूरा जोर अब आपूर्ति पक्ष पर दिया जाना चाहिए। हाल ही में ये पता चला है कि दाल और अनाजों की कीमतों को सरकार ने आपूर्ति बढ़ाकर नियंत्रित किया। इसके लिए ट्रांसपोर्टेशन पर ध्यान देने की जरूरत है। कई बार नष्ट होने वाले उत्पादों की क्षमता में वृद्धि की वजह से महंगाई दर बेकाबू हो जाती है। ढुलाई व्यवस्था को बेहतर कर इससे निजात पाया जा सकता है। घरेलू इकॉनमी की बुनियादी मजबूत हुआ है। दोनों एजेंसियों ने भी कहा है कि भारत की जो घरेलू इकोनॉमी के आधारभूत तत्व मजबूत हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बाहरी तत्वों पर इनका कोई असर ना हो। खास तौर पर वैश्विक मंदी का असर काफ़ी दिखाई दे सकता है। भारत के निर्यात पर इसका असर दिखाई देने लगा है। तो ये चीज़ें हैं। RBI 6.5, विश्व बैंक 6.3, ADB 6.3, IMF 6.3, OECD 6.3। चलिए यहाँ तक तो हमने आज का जो इम्पोर्टेंस कुछ आर्टिकल्स थे उसको मैंने डिस्कस किया है। और अभी IR को लेके बहुत ही अच्छे अच्छे आर्टिकल्स आ रहे हैं, उसको आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। और इस वीडियो को जितना हो सके आप इसको शेयर करने का ज़रूर प्रयास करें, इससे हमारे पास मोटिवेशन प्राप्त होती है और ढेर सारा प्यार दें आप लोगों से यही प्यार की उम्मीद है। ठीक है, तो चलिए हम फिर नेक्स्ट सेशन के लिए मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।